ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बस इसमें हमने कल से पढ़ रहे थे एगोनिस्ट के बारे में, बात है नहीं। वो ड्रग जो किसी भी रिसेप्टर की एक्टिविटी को एनहांस करे वो एगोनिस्ट होते हैं, और जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करे तो वो एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है जी। हमने दो तरह के एगोनिस्ट पढ़े थे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्ट भी पढ़े थे और इनडायरेक्ट भी पढ़े थे। अब आज हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या करे, कम करे, तो वो कौन से होंगे, एंटागोनिस्ट। तो हेडिंग दे दे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। कल हमने डिस्कस किए थे ऑल अबाउट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, तो आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। देखिए, एंटागोनिस्ट का दूसरा मतलब ब्लॉकर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, क्योंकि ये वो ड्रग्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहेंगे। तो इसमें लिखे द एजेंट्स which blocks the activity of acetylcholine, क्योंकि कोलिनर्जिक का मतलब क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन ऑन इट्स रिसेप्टर, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे एजेंट जो एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर पे काम करने से रोक ले, ब्लॉक कर दे, तो उसको हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहेंगे। अब एसिटाइलकोलिन किस रिसेप्टर पे काम करता था, मस्कोरेनिक, तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसने एसिटाइलकोलिन को अगर ब्लॉक करना है तो किस रिसेप्टर पे करना है, मस्कोरेनिक रिसेप्टर पे, तो इनको हम मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इसमें जो पहला ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एट्रोपिन। कौन सा आता है, एट्रोपिन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो प्लीज एवरीबॉडी शुड नो दिस। एट्रोपिन के बारे में देख लें कि व्हाट इज एट्रोपिन और इसका काम क्या है। इसमें लिखे दिस ड्रग या दिस एजेंट block almost all muscarinic receptor but especially M2 and M3 ये याद रखें। वैसे जो मस्कोरेनिक रिसेप्टर थे उसको हमने क्लासिफाई किया था M1, M2, M3, M4 एंड M5 में। हम कहते हैं कि जो एट्रोपिन है, ये ड्रग अगर कोई बंदा ले तो ये मस्कोरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक से मुराद ये है कि ये ड्रग नहीं चाहेगा कि एसिटाइलकोलिन काम करे, स्पेशली दो रिसेप्टर्स पे, M2 पे और M3 पे। तब लेके इसका इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर हम एट्रोपिन यूज़ करें और ये M2, M3 को ब्लॉक करें तो उसका जनाब इफेक्ट्स क्या होंगे। ओके, लेक्रिमल ग्लैंड्स के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। अगर हम लेक्रिमल ग्लैंड में M3 को ब्लॉक करें तो टीयर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से ड्राई आइज क्या होगी, ड्राई आइज, दैट इज कॉल्ड जीरोप्थेल्मिया। इसको क्या कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया। इसके सामने ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं डिक्रीज टीयर्स प्रोडक्शन, इससे क्या हो जाएगी। ओके, सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा रिसेप्टर था, M3, अगर वो भी ब्लॉक हो जाए तो सलाइवा प्रोडक्शन क्या होगी, कम, सो देयर विल बी ड्राई माउथ, क्या होगी, ड्राई माउथ, ठीक है। हाँ जी, ओके। एट्रोपिन जो है ये हर मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तीनों में होते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, लेकिन ज्यादातर सब लिंगुअल में होते हैं, ठीक है जी। ओके, अब जिस तरह लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड वो पेरोटिड है, लेकिन सलाइवा प्रोड्यूसिंग के लिहाज से ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करना ये सब लिंगुअल का काम है, ठीक है जी। ओके, तो ड्राई माउथ। नेक्स्ट M3 कहाँ पे थे, शाबाश, आइस के अंदर, प्यूपिल में। अगर प्यूपिल में हम M3 को एक्टिवेट करते तो वो कंस्ट्रक्शन करता, लेकिन अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो प्यूपिल की डायलेशन होगी, दैट इज कॉल्ड मेड्रियसिस। इसको क्या कहेंगे, मेड्रियसिस। मेड्रियसिस से मुराद ये है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। इसका मतलब ये है कि प्यूपिल को जनाब डायलेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट पॉइंट, M3 रिसेप्टर GIT में था कि नहीं, GIT में अगर हम एक्टिवेट करते तो मोटिलिटी बढ़ जाती,
लेकिन अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, और जब GAT मोटिलिटी कम होगी तो फूड विल नॉट गो डाउनवर्ड, कॉन्स्टिपेशन क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सारे उन रिसेप्टर से हल होते हैं। M3 रिसेप्टर और कहाँ पे था, शाबाश, यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अगर इसको हम एक्टिवेट करते तो मैक्चुरेशन होता, अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो यूरिन पास हो सकेंगे नहीं, तो लेके यूरिनरी रिटेंशन क्या होगी, यूरिनरी रिटेंशन, यहाँ पे लेके यूरिनरी रिटेंशन होगी। 6 नंबर आप लोगों को पता है कि जो M3 रिसेप्टर है और कहाँ पे है, क्या बात, हाँ, ब्रोंकस में। तो ब्रोंकस में अगर हम M3 को क्या करें, ब्लॉक करें, तो ब्रोंको डायलेशन क्या होगी, ब्रोंको डायलेशन, क्योंकि M3 रिसेप्टर इन द ब्रोंकस कैन काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इसकी ब्लॉक से वजह क्या होगी, ब्रोंको डायलेशन। क्लास में बात है नहीं, इधर फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एट्रोपिन है ये M3 के साथ साथ किसको भी ब्लॉक करता है, M2, और M2 प्रेजेंट इन द हार्ट, ये कहाँ पे होता है, हार्ट। M2 इनहिबिटरी था कि एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, क्योंकि M1 M3 ये एक्साइटेटरी थे और M2 M4 क्या थे, इनहिबिटरी। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम M2 को नॉर्मली एक्टिवेट करें तो इनहिबिटरी है, तो हार्ट रेट क्या करेगी, कम, लेकिन अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो इससे हार्ट रेट हो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लेके टैकेकार्डिया, इसका मतलब ये है टैकेकार्डिया। अब यहाँ पे लोग गलत क्या करते हैं, देखें, स्पेशली टैकेकार्डिया से मुराद ये है कि हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का हार्ट रेट 1 मिनट में 100 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टैकेकार्डिया। अब देखिए लोग इस तरह आप लोगों से सवाल करते कंफ्यूज करने के लिए, वो कहते हैं कि यार जब हम हार्ट को एक्सेलरेट करें, एक्टिवेट करें तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा, लेकिन एट्रोपिन क्या करता है, ये तो ब्लॉकर है, ये तो ब्लॉक करता है। तो आप लोगों का आंसर ये है कि M2 और M3 जो है एक दूसरे से अलग एक्ट करते हैं, ये एक्साइटेटरी है और ये क्या है, इनहिबिटरी है। अगर इसको हम इनहिबिट करेंगे तो ये इनडायरेक्टली हार्ट रेट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, ओके, अगर हार्ट ब्लड पंप ना कर सके उसको हार्ट फेलियर कहते हैं, लेकिन अगर हार्ट बिल्कुल स्टॉप करे पंपिंग और उस बंदे की पल्स एब्सेंट हो और बंदा अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में हम डायरेक्ट ऐसा ड्रग देंगे, इंजेक्शन देंगे, जिससे हम एकदम हार्ट रेट को क्या कर सके, इंक्रीज करें। हार्ट रेट ज्यादा का मतलब पंपिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस इज विच वन, आंसर इज एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन एक आप लोगों ने ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिस बंदे की कार्डियक अरेस्ट होती है तो वो चेस्ट में इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाते हैं, और वो जो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है ये क्या होता है, ये एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन क्या करता है, ये हार्ट के अंदर किसको ब्लॉक करता है, M2, और एकदम हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। हार्ट रेट बढ़ना इनडायरेक्टली हार्ट पंपिंग ज्यादा होना, और जब हार्ट पंपिंग बढ़ाएगा तो ब्लड सप्लाई कहाँ पे मिलेगी, ब्रेन तक, और इससे पेशेंट सर्वाइवल ठीक हो जाती है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके हाँ, तो मैं आप उस लेक्चर में नहीं थे, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि रोज आया करे, जो लेक्चर मिस हो जाए उसको देख के आया करे, ठीक है। M2 वाज इनहिबिटरी। M2 जो है ये जब भी हम एक्टिवेट करेंगे, एगोनिस्ट देंगे, तो ये सिक्रीशन या एक्टिविटी कम करेगी क्योंकि इनहिबिटरी है। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लॉक करेंगे तो उल्टा काम होगा, ये एक्साइटेटरी काम करेगा, ठीक है जी। अब इसमें लेके कि अगर हम ये सारे के सारे सिम्टम पेशेंट को तब आएंगे जब वो क्या यूज करेगा, एट्रोपिन, क्योंकि ये सारे सिम्टम तब आएंगे जब हम M2 को भी ब्लॉक करें और M3 को भी ब्लॉक करें। अब यहाँ पे लेके एंटीडोट, शाबाश, एंटीडोट से मुराद ये है कि हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी को क्या करें, और रिवर्स करें, एक्सीडेंट। द ड्रग इज पाइसोस्टिग्मीन, कल वाले याद है, दैट इज कॉल्ड पाइसोस्टिग्मीन। हम नियोस्टिग्मीन नहीं देंगे, वजह क्या था, शाबाश, नियोस्टिग्मीन नहीं देंगे क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। तो पाइसोस्टिग्मीन, कल के लेक्चर से हमने पढ़ा था कि पाइसोस्टिग्मीन इज द एंटीडोट ऑफ विच पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग, ठीक है जी। तो प्लीज याद रखें, दे आर वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स क्वेश्चन। तो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका नाम क्या था, एट्रोपिन। ये जो एट्रोपिन है ये प्लांट से लिया गया है। ये ड्रग किससे बनाया गया है, प्लांट, एट्रोपा बेलाडोना। उस प्लांट का नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोना, ये प्लांट का एक नाम है। और इस प्लांट से बोटेनिकली ये ड्रग हमने एक्सट्रैक्ट किया है
इसलिए एट्रोपा बेलाडोना की वजह से इसका नाम क्या है, एट्रोपिन है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट्रोपिन इज अ इमरजेंसी ड्रग। ये जब भी हार्ट काम करना छोड़ दे हम डायरेक्ट इंट्राकार्डियक इंजेक्शन में लगाते हैं ताकि इससे हम एकदम हार्ट रेट को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट ड्रग की तरफ जो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। हेडिंग दे दे एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेके एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसमें लिखे दिस एजेंट मेनली ब्लॉक M3 रिसेप्टर इन दी ब्रोंकस। कहाँ पे, ब्रोंकस, विच रिजल्ट्स, बताए अगर हम M3 को ब्रोंकस में क्या करें, ब्लॉक करें, विच रिजल्ट्स, हाँ जी, ब्रोंको एक्सीडेंट। अब कुछ लोग समझ गए, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है। सम पीपल आई गेस, क्या अब आप लोग को समझ आ गई। एक दो दिन आप लोग हवा में थे बिल्कुल, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है, कुछ लोग को अब समझ आना शुरू हो गई। इसका मतलब जब हम M3 को ब्रोंकस में एक्टिवेट करते तो ब्रोंको क्या होता, कंस्ट्रक्शन। मेटाकुलिन याद है कि नहीं, कल मेटाकुलिन हमने पढ़ा था आस्थमा को चेक करने के लिए। लेकिन अगर हम M3 को ब्रोंकस में ब्लॉक करें तो उससे क्या होगी, ब्रोंकोडाइलेशन एंड डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इससे क्या हो जाती है, डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर एक डिजीज है जिसमें पहले से म्यूकस भी बना है और उसमें ब्रोंको क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम M3 को ब्लॉक करें ब्रोंकस में ताकि उससे ब्रोंको डायलेशन भी हो जाए और म्यूकस प्रोडक्शन भी क्या हो जाए, काम। तो वो कौन कौन सी डिजीज है, ब्रोंकियल आस्थमा एंड COPD। कौन कौन से, ब्रोंकियल आस्थमा एंड COPD। तो लेके यूजेस, हाँ जी, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा। ये हम किस में यूज करते हैं, ब्रोंकियल आस्थमा एंड COPD, क्योंकि दोनों ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज है। इन दोनों के अंदर ब्रोंकस की कंस्ट्रक्शन होती है और दोनों में म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है। अगर हम ब्रोंकस को अंदर से नैरो करें और उसमें म्यूकस भी आ जाए तो सांस लेने में दुश्वारी होगी कि नहीं। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम ब्रोंकस को डायलेट भी करें और म्यूकस की प्रोडक्शन को कम भी करें। तो द बेस्ट ड्रग इज एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये हमने आस्थमा की ट्रीटमेंट में भी पढ़ा था, अगर आप लोग रिकॉल करें, ठीक है जी। ये हम वही बात है, COPD इज इरिवर्सिबल रिगार्डिंग व्हाट। मैंने आप लोगों को COPD में बताया था कि हम कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते लेकिन पार्शियली चेंज ला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रोंकस की जो थिकनेस है उसको हम नॉर्मल शेप पे नहीं ला सकते, लेकिन अगर COPD में हम म्यूकस प्रोडक्शन कम करें। अब एक ब्रोंकस है, इसकी मिसाल सांस की नाली है, वो अंदर से इस तरह नैरो है, पहले से नैरो है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें म्यूकस भी है यहाँ पे। तो अगर इस म्यूकस को हम यहाँ पे बढ़ाते जाए तो ब्रोंकस की ब्लॉक चांसेस क्या ज्यादा होंगे कि नहीं। अगर इस म्यूकस को हम कम करें तो इसका मतलब कि ब्रोंकस नैरो रह गया कि डायलेट। तो एक्चुअल डायलेशन नहीं करती लेकिन ये ब्रोंकस को डायलेट रखता है बाय डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन इन अ सेंस इन केस ऑफ विच कंडीशन, COPD। और आस्थमा में तो एक्चुअल ब्रोंको क्या करती है, डायलेशन करती है। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब कि आस्थमा और COPD में जो प्रोडक्टिव कफ है उसकी जनाब सिविरिटी को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। नेक्स्ट ड्रग की तरफ जाएंगे। इसके हाँ जी, थर्ड नंबर लेके ड्राइनेस नहीं, एक्चुअली ये हम जनाब नेबुलाइज फॉर्म में देते हैं और इसके साथ हम सल्ब्यूटामोल वगैरह भी ऐड करते हैं और ह्यूमिडिटी को जनाब मेंटेन करके ड्रग को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे हायोसामाइन, अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड हायोसामाइन। हायोसामाइन, ठीक है, ये ड्रग कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसका जो नाम है, ब्रांड नाम है, दैट इज कॉल्ड बस्कोपान। इसको क्या कहते हैं, बस्कोपान। ये नाम सुना है कि नहीं। जिस बंदे को पेट का दर्द होता है तो वो कौन सा टेबलेट लेते हैं, बस्कोपान। ये हायोसामाइन है। क्लियर है कि नहीं। इसमें लेके दिस एजेंट ब्लॉक M3 रिसेप्टर इन GIT मसल। कहाँ पे, GIT मसल, विच रिलीव बताए एब्डोमिनल
स्पाज्म, ये किसको कम करता है? एब्डोमिनल स्पाज्म। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, और ऐसा दर्द है कि जिस तरह ये पेट किसी ने पकड़ी हो, मतलब ये किसको स्पाज्म होता है, तो ये M3 रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, GIT के अंदर M3 को ब्लॉक करेंगे जिससे हम GIT की मसल को रिलैक्स करें, और GIT मसल को रिलैक्स करने का जो ड्रग है इसको हम हाइसोसामाइन कहते हैं। ठीक है जी। तो हाइसोसामाइन ये स्पाज्म को बढ़ाता है कि स्पाज्म को कम करेगा? हाँ जी। व्हाट इज स्पाज्म? सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड स्पाज्म। और अगर GIT के मसल सीवियरली कंट्रैक्ट हो जाए तो पेट में दर्द होगा कि नहीं, जिसको हम GIT पेन भी कहते हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द है और उसकी जनाब बात यह है पेशेंट, ये पेट इस तरह जनाब ऐसा लग रहा है कि इसमें अकड़ाव टाइप है, मतलब ये कि किसी ने पकड़ी है, इसका मतलब कि पेट की मसल में स्पाज्म हुई है। और स्पाज्म का एक वजह यह है कि कौन सी रिसेप्टर की एक्टिवेशन हुई है? M3। M3 एक्साइटेटरी तक इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी। तो जब हम M3 को एक्साइट करेंगे तो ये मसल को इस तरह जनाब जोर देंगे, और जब पेट के अंदर मसल को जोर मिलेगी तो हमें दर्द महसूस होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रग देंगे कि हम M3 को क्या करें, ब्लॉक करें, ताकि जो कंट्रैक्शन है वो कम हो जाए और ये रिलैक्स हो जाए, तो पेन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इस ड्रग को हम कहते हैं एंटी स्पाज्मोडिक। इसको क्या कहते हैं? एंटी स्पाज्मोडिक। इसका मतलब ये है स्पाज्मोडिक से मुराद कंट्रैक्शन, ऐसा ड्रग जो मसल की कंट्रैक्शन को कम करे, उसको रिलैक्स करे, और इससे पेट के अंदर पेन, GIT पेन कम हो जाए, तो उसको हम एंटी स्पाज्मोडिक कहते हैं, और वो हाइसोसामाइन है। क्लियर है? इसके बाद 4th नंबर ड्रग जनाब लेके स्कोपोलामीन। कौन सा ड्रग है? स्कोपोलामीन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोपोलामीन के बारे में एक MCQ आता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, DOC स्टैंड फॉर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। मोशन sickness usually to prevent nausea and vomiting। इसका मतलब यह है, ये जो स्कोपोलामीन है ये भी मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो सफ़र के दौरान उन लोगों को नोजिया होता है और वो ऐसा फील करते हैं कि उन लोगों ने वोमिट करनी है। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं वो गाड़ी में सफ़र ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों को नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। तो गाड़ी में सफ़र के दौरान नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसका नाम क्या है? स्कोपोलामीन है। क्लियर है कि नहीं? तो स्कोपोलामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच कंडीशन? आंसर इज मोशन सिकनेस। ठीक है। अब दो बात यहाँ पे MCQs आते हैं, देखिए 2 पॉइंट। एक होता है व्हाट इज मोशन सिकनेस, ठीक है, मोशन सिकनेस ये अलग MCQs आता है, और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये भी पूछता है मॉर्निंग सिकनेस। क्या देते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। इसमें क्या फर्क है? एक्सीलेंट। ठीक है। मोशन सिकनेस मीन कि नोजिया एंड वोमिटिंग वाइल वी आर इन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन में या व्हीकल में जा रहे और ड्यूरिंग द मूवमेंट मोशन आपको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के पहले दिनों में बीटा HCG हार्मोन का नाम सुने कि नहीं? बीटा HCG हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा, उसका लेवल बढ़ जाता है और बीटा HCG कैन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग। तो अर्ली इन द प्रेगनेंसी, पहले दिनों में जो नोजिया वोमिटिंग होती है उस फीलिंग को क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये नोजिया वोमिटिंग 3 महीने से बढ़ जाए, चौथे या 5वें महीने में चला जाए, तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडर हम कहते हैं। ये हम फिर गायनी में पढ़ाते, ठीक है ना। लेकिन प्रेगनेंसी के पहले दिनों में नोजिया और वोमिटिंग को क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। अगर आप लोगों ने मोशन सिकनेस के बारे में ड्रग देना है तो आंसर है स्कोपोलामीन। कौन सा ड्रग है? स्कोपोलामीन। लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस में देना है दैट इज कॉल्ड विटामिन B6। क्या देंगे? विटामिन B6। और विटामिन B6 जो है ये पायरिडोक्सिन है। क्या है? पायरिडोक्सिन। ये Vita6 की नाम से टेबलेट आती है, एंड Vita6 इज विटामिन B6। जो पायरिडोक्सिन है ये बीटा HCG लेवल को कम करके नोजिया वोमिटिंग की रिस्क को क्या करती है? कम करती है। सो विटामिन B6 ये देखे प्रेगनेंसी में पहली मंथ के बाद जितनी भी मंथ चलेगी, सेकंड मंथ से 9 मंथ तक, पेशेंट को आप लोगों ने जनाब देखे 2 चीज़ें देने, ये आप लोग अगर अपने पास लिखना चाहें दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसमें जनाब एक आता है टैबलेट, इसमें आता है पोलीफर। क्या आता है? पोलीफर, दैट इज आयरन। ये क्या है? ये आयरन है, फोलिक एसिड है, पोलीफर, ठीक है। और इसके साथ जनाब टैबलेट जनाब आप लोगों ने देना है एग्नार। कौन सा देना है?
दैट इज मल्टीविटामिन। ये फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन है उसको जनाब फुलफिल करने के लिए देते हैं। और टैबलेट वीटा 6 देते हैं। ये जो वीटा 6, ये जो 3 टैबलेट्स होते हैं ये पूरी प्रेगनेंसी चलती है। क्लियर है कि नहीं? सेकंड मंथ से लेके आखिरी मंथ तक अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी में केयर के लिए बेस्ट मेडिसिन लेना चाहे तो नंबर 1 इज टैबलेट फोलिफर, दैट इज फोलिक एसिड। ठीक है, और फोलिक एसिड की डिमांड प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर एक माँ है वो फोलिफर ना ले या फोलिक एसिड टैबलेट ना ले, ये 8 फोलिक के नाम से भी आता है, कोई भी टैबलेट जिसका फार्मूला फोलिक एसिड हो, लेकिन ये इफेक्टिव भी है और सबसे जनाब सस्ती भी है। इसका मतलब ये है कि इसका एक मेरे ख्याल में 30 टैबलेट तकरीबन 90 रुपीज़ का है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वेरी इफेक्टिवली वर्क इन प्रेगनेंसी। क्लियर है? इट्स मीन कि अगर एक फीमेल फोलिक एसिड ना ले, वो डाइट में भी कम ले और वो टैबलेट की शक्ल में भी ना ले, तो उसके बच्चे को फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेन पे असर पड़ता है, वर्टेब्रल कॉलम पे असर पड़ते हैं आने वाले बच्चे को। इसलिए सेकंड मंथ से प्रेगनेंसी में हम फोलिक एसिड स्टार्ट करवाएंगे। साथ में एग्नार, ये मल्टीविटामिन है। ये क्या है? मल्टीविटामिन। इससे पेशेंट जो फीमेल है उसको एक स्ट्रेंथ भी रहेगी, उसकी डिजीनेस, फटीग ये भी कम हो जाएगी। और साथ में जनाब वीटा 6 देते हैं। क्लियर है? ये 3 टैबलेट जनाब उसको डेली एक एक लेनी पड़ेगी। तो ये एमसीक्यूज है। इनमें से एक एमसीक्यूज आता है बेसिक साइंसेस के लिए, मोशन सिकनेस द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज कॉल्ड स्कोपोलामीन, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस द ड्रग ऑफ चॉइस इज विटामिन B6। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो अभी तक जितने भी ड्रग्स सामने पड़े ये सारे के सारे ये मस्कुरेनिक क्या थे? एंटागोनिस्ट। तो शाबाश, सबसे पहला ड्रग कौन सा था? एट्रोपिन। एट्रोपिन एक ऐसा मस्कुरेनिक ब्लॉकर है कि ऑलमोस्ट ऑल रिसेप्टर पे काम करता है, स्पेशली M2 एंड M3 पे। अगर किसी को एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाए तो उसको रिवर्स करने के लिए पाइसोस्टिग्मीन देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम एक ऐसा ड्रग देंगे जो ब्रोंकस के अंदर M3 को ब्लॉक करके ब्रोंको डायलेशन करे और COPD पेशेंट में यूज करें तो उसका नाम एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। ऐसा ड्रग जिससे हम M3 को ब्लॉक करें लेकिन GIT में जिससे हम स्पाज्म को कम करें, पेन को कम करें, हायोसामाइन है, ये एंटी स्पाज्मोडिक है। और ऐसा ड्रग जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करे लेकिन नोज या वोमिटिंग को ड्यूरिंग द व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन कम करे, मोशन सिकनेस, दैट इज कॉल्ड स्कोपोलामीन। क्लियर है? So this what all about the muscarinic antagonist। तो आज तक हमने मस्कुरेनिक एगोनिस्ट भी पढ़ लिया और मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। कल के लेक्चर में जितने भी लोग थे वो याद करें, हमने जब एगोनिस्ट पढ़े थे तो उसमें डायरेक्ट भी थे और इनडायरेक्ट भी थे, लेकिन मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ एगोनिस्ट में था। ठीक है, तो एगोनिस्ट में भी डायरेक्ट और में भी इनडायरेक्ट, लेकिन जो मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है ये डायरेक्टली काम करते हैं। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट का कंसेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट लिखे सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इट इज आल्सो, बस अब ये सब के लिए न्यू है तो प्लीज एवरीबॉडी शुड राइट इट, तो फिर उन लोगों को इसके ड्रग भी समझ आ जाएंगे। इट इज आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? एड्रीनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एड्रीनलिन इज वर्किंग, बिकॉज इन दिस सिस्टम मेनली एड्रीनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपेनेफ्रीन, इज वर्किंग। ठीक है जी, एक्चुअली जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको हम एड्रीनर्जिक सिस्टम उस सेंस में कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मेन वर्कर कौन है? वो एड्रीनलिन है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखने हैं। अब ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैटाकोलामीन। कैटाकोलामीन, ठीक है, कैटाकोलामीन ये भी एग्जाम में आता है कि कैटाकोलामीन से मुराद क्या है। कैटाकोलामीन इट हैज द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, इट हैज द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर। अब देखें, इसका मतलब ये है कि जो कैटाकोलामीन है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं, जिनमें से पहले का नाम क्या है? एड्रीनलिन, और एड्रीनलिन इज आल्सो नोन एज एपेनेफ्रीन। कैटाकोलामीन के अंदर नेक्स्ट आता है नॉर एड्रीनलिन, इसको क्या कहते हैं? नॉर एड्रीनलिन। और थर्ड लेके डोपामीन, इसमें क्या आता है? डोपामीन। तो प्लीज ये 3 चीजें याद रखें, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामीन।
इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, कैटाकोलामीन कहते हैं। क्लियर है। और कैटाकोलामीन बॉडी में जिधर भी होंगे, ये जहां पे भी काम करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये कौन से सिस्टम में काम करेंगे, सिंपैथेटिक में। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक में मेन काम करने वाले लोग कैटाकोलामीन है, लेकिन उसमें ज्यादातर काम करने वाला बंदा कौन है, एड्रिनलिन है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एड्रिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मतलब हम बायोकेमिकली देखें, मतलब एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामीन, इसकी स्ट्रक्चर जब हम अंदर से देखते हैं तो इन तीनों के स्ट्रक्चर में इस तरह एक 6 कार्बन रिंग होता है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन। और इस तरह 6 कार्बन रिंग को, क्लोज रिंग को हम बेंजीन रिंग कहते हैं केमिस्ट्री में। कौन सा रिंग, बेंजीन। ये नाम सुना है कि नहीं। मतलब ऐसा रिंग जिसमें 6 कार्बन हो और वो क्लोज रिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। अगर हम बेंजीन रिंग के साथ क्या चीज अटैच करें, OH, तो ये एक हाइड्रोक्साइड है कि दो, एक, तो बेंजीन के साथ एक OH अटैच करना, दैट इज कॉल्ड फिनोल। इसको क्या कहते हैं, फिनोल। ये सारी केमिस्ट्री है। लेकिन अगर हम बेंजीन के साथ कितने OH अटैच करें, 2, तो इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैटाकोल। इसको क्या कहते हैं, कैटाकोल। अब सुन ले, इस कैटाकोल रिंग के साथ अगर एक साइड पे हम क्या चीज अटैच करें, NH2, NH3 अगर होता तो वो अमोनिया है, और NH2 क्या है, अमाइन। ये कौन सा रिंग था, कैटाकोल, और इसके साथ क्या अटैच है, अमाइन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कैटाकोलामाइन। इसका मतलब यह है, अगर आप एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामीन की अंदर स्ट्रक्चर देखें तो उन सब में ये चीज कॉमन है, ये रिंग। इसका मतलब कि इन तीनों में एक रिंग होता है केमिकली, जिसमें 2 OH होते हैं और एक NH2। तो इन तीनों में कौन सा रिंग होता है, कैटाकोलामाइन रिंग। इसलिए इन तीनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइन कहते हैं। अब इन तीनों का फंक्शन सेम है कि डिफरेंट है, दीज वर्क डिफरेंटली। इन तीनों का काम डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों का नाम इसलिए एक दिया है कि इन तीनों के स्ट्रक्चर में ये रिंग क्या है, ये सेम है। तो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर बट फंक्शनली दे आर वेरी डिफरेंट। ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि MCQs के विच अमाइनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। हाँ जी, तो कैटाकोलामीन से मुराद एक चीज है कि 3 है। हाँ जी, 3। कैटाकोलामीन में कौन कौन सी चीज आती है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एंड डोपामीन। कहते हैं कि ये तीनों चीजें हम किस अमाइनो एसिड से बना सकते हैं, दैट इज ग्रेट, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। इसमें क्या कहते हैं, फिनाइल एलेनिन। ये एक अमाइनो एसिड है, बात समझ रहे कि नहीं। फिनाइल एलेनिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड दैट वी टेकन इन द डाइट। जब हम फूड लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, तो उन वेजिटेबल के अंदर हम कहते हैं कि यार इस फूड में प्रोटीन है। प्रोटीन से मुराद अमाइनो एसिड है। तो हमारे बहुत सारे फूड के अंदर जो अमाइनो एसिड हमें डाइट में मिलता है, उसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन। और जब बॉडी में हम फूड के जरिए इस अमाइनो एसिड को लेते हैं, तो बॉडी में जाकर डिफरेंट रिएक्शन के जरिए इन 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास बॉडी में ये 3 चीज़ें हैं, तो उसका मतलब कि बॉडी को पहले से क्या मिला था, फिनाइल एलेनिन मिला था। अगर बॉडी को फिनाइल एलेनिन ना मिल जाए तो फिर इन तीनों की सिंथेसिस कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी। तो ये भी MCQs आता है कि बुनियादी अमाइनो एसिड, प्रीकर्सर या बेसिक अमाइनो एसिड फॉर दीज 3 थिंग्स सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन बॉडी बनाएगी या बाहर से हम फूड में लेंगे, वो अमाइनो एसिड जो बॉडी में नहीं होती लेकिन हमें फूड में मिलती है, उसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आखिर में लेके रिसेप्टर्स, इसका मतलब यह है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिसेप्टर है जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो एड्रिनलिन है, इट विल वर्क ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। कौन से पे, अल्फा, एंड इट विल आल्सो वर्क ऑन बीटा रिसेप्टर। अब देखें, मैं आप लोग को आखिर में यहाँ पे 2 बातें क्लियर करता जाऊँ। सिंपैथेटिक सिस्टम से मुराद ये है कि जिसमें कैटाकोलामीन काम करेंगे, लेकिन कैटाकोलामीन में 90% वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन इन द बॉडी विल बी वर्क ऑन अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर। फिर जो अल्फा रिसेप्टर है बॉडी में अल्फा 1 भी होते हैं और अल्फा 2 भी होते हैं। बीटा रिसेप्टर बॉडी में बीटा 1 भी होते हैं और बीटा 2 एंड बीटा 3। लेकिन दिस लेस इम्पोर्टेंट,
क्योंकि दिस बीटा 3 इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीटा 2। इसका मतलब जो बीटा 3 है ये एक्चुअली वर्क करता है लाइक विच रिसेप्टर, बीटा 2। तो अगर हम बीटा 1 बीटा 2 भी डिस्कस करें दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि बीटा 3 इज क्लिनिकली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी फंक्शन, लेकिन होने पे बॉडी के अंदर बीटा 1 2 के साथ कौन सा भी होता है, बीटा 3 भी होता है। क्लियर है। अब आप लोग ऐसा करें, लेके जनाब लोकेशन, ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, तो हेडिंग दे दे लोकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, कि ये रिसेप्टर्स होते कहाँ पे है, और अगर इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा। जिसने ये टेबल सीख लिया तो फिर उन लोगों को आगे जनाब ड्रग्स पढ़ना आसान हो जाएंगे कल के लिए। देखें तो यहाँ पे हेडिंग दे दे लोकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या बस ये टेबल हर एक बंदा ड्रा करे और इसको समझने की कोशिश करे। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इसकी अगर हम लोकेशन पे बात करें तो देखें सबसे पहले यहाँ पे लेके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं जो अभी हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स। फिर इस तरह एक लाइन ड्रा करें और यहाँ पे जनाब इसके सामने लेके लोकेशंस, ये कहाँ बॉडी के किस किस पार्ट में होते हैं, और जब इसको हम एक्टिवेट करें तो बॉडी पे इसका असर क्या होगा। यहाँ पे लेके इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स या लेके कमेंट्स, ठीक है, इसकी इफेक्ट्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल है। अब आप लोगों को पता है कि जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है उसमें अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर होते हैं, लेकिन अल्फा भी कितने किस्म के, दो। तो सबसे पहले लेके अल्फा 1। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ठीक है जी। प्लीज याद रखें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी अंदर वाली लेयर पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो अल्फा 1 रिसेप्टर है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द आईज। ये कहाँ पे होती है, आईज में। तो यहाँ पे लेके अल्फा 1 प्रेजेंट इन द आईज, और यहाँ पे ये जिस मसल में होता है उसका नाम है डायलेटर प्यूपिलाई मसल। विच मसल, डायलेटर प्यूपिली मसल। इसका मतलब ये है हमारे आईज के अंदर ये जो ओपनिंग है ब्लैक कलर की दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल। इस प्यूपिल के साथ एक मसल अटैच होता है, इसका नाम है डायलेटर प्यूपिलाई मसल। उस डायलेटर प्यूपिलाई मसल के ऊपर आईज के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 होता है। क्लियर है क्या नहीं। नेक्स्ट देखें अनदर एरिया वेयर अल्फा 1 इज प्रेजेंट, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये कहाँ पे होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। मतलब यूरिन कहाँ पे स्टोर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आगे किधर जाते हैं, यूरेथ्रा में जाता है। तो ब्लैडर से जब यूरेथ्रा में यूरिन जाएंगे तो उसके दरमियान एक ओपनिंग होगी कि नहीं, उसको हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहेंगे। स्फिंक्टर मीन ओपनिंग को कहते हैं। इसके ऊपर भी कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 होते हैं। अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अगर आप एक बंदे को ऐसा ड्रग दें जिस पे हम किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, अल्फा 1, सुन ले सारे। अगर हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करें कहाँ पे, ब्लड वेसल, तो इट कैन काज वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगी, वेजो कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि अल्फा 1 एक्टिवेशन की वजह से वेजो क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बात समझ गए क्या नहीं। नंबर 2, अगर हम अल्फा 1 आई ड्रॉप्स की शक्ल में, कतरे की शक्ल में अल्फा 1 देंगे और इससे हम किस मसल को एक्टिवेट करें, डायलेटर प्यूपिलाई, तो इस नाम से पता चलता है कि आईज के अंदर प्यूपल को क्या करेगी, डायलेट। तो लेके डायलेशन ऑफ द प्यूपल इज मेड्रियासिस। वो क्या है, मेड्रियासिस है। बात समझ गए कि नहीं। डायलेशन ऑफ द प्यूपल इज कॉल्ड मेड्रियासिस। वैसे आप लोग के ख्याल में ये हम कब देते हैं, ये तब देते हैं एक बंदा आता है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई इशू है, मुझे नजर भी कोई चीज नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जब आंख में एग्जामिन करते हैं तो हमें आंख का सिर्फ बाहर वाला हिस्सा नजर आता है। हम फिर ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए आईज की बैक साइड को भी देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, जिसमें लेंस भी आता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर भी आता है, विट्रस ह्यूमर भी आता है, रेटिना भी आता है। तो उसको देखने के लिए हमें जो रेज होंगे या उस ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए जो देखेंगे तो हमें कहाँ से गुजरना होगा, प्यूपिल से। तो जब आप ऑक्यूलर एग्जाम के लिए जाते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, वो आपके आंख में 2 कतरे डालकर आपको कहता है कि 10 मिनट वेट करें, फिर कुछ देर बाद आपकी एग्जामिनेशन होगी। इसका मतलब यह है वो ड्रॉप इसलिए डालते हैं जिससे वो आपकी प्यूपिल को क्या करे,
डायलेट करे, ताकि जो बंदा एग्जामिनर है ताकि उसको देखने में बहुत सारी चीजें नजर आ जाए और वो किसी डिजीज को मिस ना कर सके। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अल्फा 1 एगोनिस्ट आई ड्रॉप की शक्ल में हम यूज करते हैं ताकि बिफोर द अकुलर प्रोसीजर हम प्यूपल को क्या कर सके, डायलेट कर सके। ठीक है जी। और यूरिथ्रल स्फिंक्टर इसको कंट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखे कंट्रैक्शन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसका मतलब यह है कंट्रैक्शन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसका मतलब यह है कि अगर हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करें यूरिथ्रा में तो ये स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट करेगी और ये ब्लैडर से यूरिन को बाहर जाने नहीं देगी। बात सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। इफ वी गिव अल्फा 1 एक्टिवेटर, अगर हम अल्फा 1 एक्टिवेटर ड्रग देंगे किसी को, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उससे यूरिथ्रा की स्फिंक्टर ओपनिंग कंट्रैक्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कैन दैट पेशेंट विल पास यूरिन? नो यार। एजेड लोगों में 70 साल 65 साल 75 साल उम्र के लोगों में, स्पेशली मेल में, प्रोस्टेट का नाम सुना है कि नहीं? ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो साइज में क्या हो जाता है, एनलार्ज होता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्फिंक्टर के साथ होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाए तो वो यूरिन को बाहर जाने नहीं देता। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम प्रोस्टेट की जो साइज है उसको कम करें और स्फिंक्टर को खोले ताकि बंदा आसानी से यूरिन पास करे। तो हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करेंगे कि ब्लॉक करेंगे? ब्लॉक करेंगे। तो अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे जिससे बंदा यूरिन आसानी से पास कर सके। उस ड्रग का नाम है टामसिलोसिन। क्या है? टामसिलोसिन। ये जो टामसिलोसिन है, जितने भी सर्जरी वार्ड में जाए प्रोस्टेट के लोग होते हैं वो टामसिलोसिन लेते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। और वो ड्रग क्या करते हैं, वो अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं ताकि ये स्फिंक्टर क्या ना हो जाए, कंट्रैक्ट ना हो जाए और क्या रहे, रिलैक्स रहे और बंदा आसानी से यूरिन पास करे। तो अगर एक बंदा है वो ऐसा ड्रग लेगा जिससे वो कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट करे, अल्फा 1, स्फिंक्टर की क्या होगी, कंट्रैक्शन। कैन दैट पर्सन पास यूरिन? नो। तो अल्फा 1 एक्टिवेशन कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन, ये क्या करती है, यूरिनरी रिटेंशन करा सकती है। ठीक है जी। तो 3 जगहों पे याद रखें। एक बंदा है, सुन ले, वो जनाब लाइन में खड़ा है बैंक में, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा 2 घंटे 3 घंटे से एक बंदा लाइन में खड़ा है। तो जब एक बंदा बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक जगह पे खड़ा हो तो ग्रेविटी की वजह से हर एक चीज नीचे जाएगी कि ऊपर, नीचे। तो इसका मतलब इसकी लोअर लिम्ब की जो वेन है वो स्वेलअप हो जाएगी कि नहीं? तो जब वो स्वेलअप होगी और सारा ब्लड नीचे चले जाएगा तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या होगी, कम। तो देखा होगा इन मौसम के अंदर जब बंदा बैंक के कतार में आधा घंटा भी खड़ा हो जाए तो वो बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश। देखा है कि नहीं? जब बंदा बेहोश हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी ये जो टांग है उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और उसको जेंटल मसाज करते हैं। कुछ वक्त के बाद बंदा खुद बहुत ठीक हो जाता है। इसका वजह यह है कि आप उसकी ब्लड सप्लाई को दोबारा बहाल कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है, एक बंदा है वो कहते जब मैं बैठा होता हूँ या लेटा होता हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जो ही मैं खड़ा हो जाता हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में जाता हूँ तो मुझ पे सर के चक्कर आने लग जाते हैं। इसका मतलब इसका जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका जो बीपी है वो चेंज हो रही है उसकी पोजीशन के साथ। तो इसको कहते हैं पोस्टरल ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन। क्लियर है कि नहीं? अब इस बंदे को क्या करना है, इसकी सारा ब्लड किधर है, लोअर लिम्ब में। अब लोअर लिम्ब से हमने ब्लड किसको देना है, हार्ट को देना है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड। और किसी भी ब्लड को अगर नीचे से ऊपर लेके आना है तो उसके लिए हमने वेजो क्या करना है, तो हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करेंगे ताकि लोअर लिम्ब में वेजो क्या करे, कंस्ट्रक्ट, और इससे बीपी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जिस बंदे को बीपी कम हो रही है और स्पेशली जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उसकी बीपी को बढ़ाने के लिए अल्फा 1 एक्टिवेटर देंगे कि ब्लॉकर, एक्टिवेटर देंगे ताकि वो वेजो कंस्ट्रक्शन करे। क्लियर है कि नहीं? तो आगे जब हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग ड्रग्स आएंगे, आप लोग कहोगे इसमें कितना कंसेप्ट है। ये सारे के सारे ड्रग्स क्लिनिकली डॉक्टर्स के पास क्लिनिक में या अस्पताल में कई और ड्रग नहीं है, यही ड्रग्स होते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक दफा सही तरीके से पढ़े होते हैं। बस अगर आप लोग एक दफा इसको समझ जाए तो फिर जिंदगी भर जो ड्रग भी बंदा यूज करेगा एटलीस्ट आपको पता होगा कि इस ड्रग के पीछे रीजन क्या है, व्हाई द पेशेंट इज टेकिंग दिस ड्रग। तो ये आप लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखे अल्फा 2, सेकंड नंबर लेके अल्फा 2 कि अल्फा 2 रिसेप्टर ये कहाँ पे होता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी पेंक्रियास। ये कहाँ पे होता है, पेंक्रियास। और पेंक्रियास के अंदर आज एक सेल होता है बीटा सेल, जो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। अगर हम अल्फा 2 को एक्टिवेट करें, क्या करें, शाबाश, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ
अल्फा 1 की एक्टिवेशन से सारी चीजें होती हैं। अगर हम अल्फा 2 को भी क्या करें, एक्टिवेट, तो पेंक्रियास के अंदर जाकर बीटा सेल से इंसुलिन की रिलीज को कम करता है, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो इससे पता चला कि अल्फा 2 इज इनहिबिटरी। अल्फा 2 क्या है, इनहिबिटरी, क्योंकि अगर ये स्टिमुलेटरी होता तो उसकी एक्टिवेशन से इंसुलिन की रिलीज क्या होता, ज्यादा होता, लेकिन ये तो इंसुलिन की रिलीज को कम करता है, इसका मतलब अल्फा 2 इज इनहिबिटरी। ये कौन सा है, इनहिबिटरी है। नेक्स्ट देखे प्लेटलेट्स, ये किस पे होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर होते हैं, इस तरह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस तरह प्लेटलेट्स। अगर हम अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें किसके ऊपर, प्लेटलेट्स के ऊपर, तो इट कैन काज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ये क्या करा सकता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है यूएसएमएल और प्लेब में। जो लोग अल्फा 2 एगोनिस्ट लेंगे, एगोनिस्ट का मतलब क्या है, एक्टिवेटर, उन लोगों में थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब प्लेटलेट एग्रीगेशन ज्यादा होगी तो क्लॉट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसलिए कहते हैं कि अल्फा 2 ज्यादा देर तक नहीं लेना चाहिए, इट कैन कॉज एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्लियर है, बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन विच लीड टू थ्रोम्बोसिस। ये क्या करा सकती है, थ्रोम्बोसिस करा सकती है। और नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये कहाँ पे होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्व होता है और मसल होता है, तो नर्व को प्री साइनेप्टिक कहते हैं और मसल को पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे अगर हम अल्फा 2 को एक्टिवेट करें, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ये किस चीज की रिलीज को कम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एसिटाइल कोलिन या एड्रिनलिन, ये तो नर्व से निकल के मसल की तरफ आते हैं, तो अगर हम अल्फा 2 को वहाँ पे एक्टिवेट करें तो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इनहिबिटरी है कि एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी। तो प्लीज एग्जाम के लिए अल्फा 2 के बारे में 3 पीस याद रखने हैं। फर्स्ट पी दैट इज पेंक्रियास, सेकंड पी इज प्लेटलेट्स, और थर्ड पी इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, इन 3 जगहों पे जनाब कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 2 होता है। आखिर जनाब बस 2-3 मिनट, इसमें नेक्स्ट देखें थर्ड नंबर बीटा 1, किसमें, बीटा 1 रिसेप्टर। शाबाश, बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में ओके। ये अल्फा 2 अगर आप लोग याद रखे या याद ना रखे, इस पे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं इस पे ड्रग ज्यादा यूज होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज बीटा रिसेप्टर्स। कौन से, बीटा, चाहे वो बीटा 1 हो या बीटा 2। बीटा ब्लॉकर का नाम सुने कि नहीं, इसका मतलब यह है कि बीटा रिसेप्टर आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट और अल्फा 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें प्रोस्टेट के इश्यूज आते हैं। और प्रोस्टेट कहते हैं 50 साल के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 50 मेल में अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, कांट एबल टू पास यूरिन, थिंक अबाउट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये क्या है, प्रोस्टेटिक, तो उसमें हम अल्फा 1 ब्लॉक कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट। अल्फा 2 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब बीटा 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा 1 रिसेप्टर बॉडी के कितने जगहों पे है, 2, लेकिन हार्ट और किडनी ये सिर्फ 2 जगहों पे है। बीटा 1 प्रेजेंट इन द हार्ट, एक तो ये हार्ट में है और दूसरी बात ये कहाँ पे है, किडनी में है। अब इधर देखिए, अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को शाबाश क्या करें, एक्टिवेट करें, तो कुछ चेंज आएगा कि नहीं। और अगर हम बीटा 1 को एक्टिवेट करें स्पेशली किस जगह पे, हार्ट पे, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो टैकेकार्डिया, ये क्या कराता है, टैकेकार्डिया। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा है उसको जनाब एंजाइटी है या डिप्रेशन है, या कल उसका कोई स्पीच है, स्टेज पे जाने से पहले उसको जनाब थोड़ी सी जनाब एंजाइटी है, खौफ है, तो उसका इनवॉलंटरी हार्ट रेट क्या हो जाता है, ज्यादा। तो वो कूल एंड कामनेस के लिए एक ड्रग लेगा जिससे वो हार्ट रेट क्या करे, कम करे। तो बीटा ब्लॉकर लेते हैं, एंड्राल लेते हैं, जिससे हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करें, क्योंकि बीटा एक्टिवेशन इंक्रीज द हार्ट रेट, फिर इज कॉल्ड टैकेकार्डिया। और जब टैकेकार्डिया होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, तो कार्डियक पंपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बीपी भी ज्यादा। तो बीटा 1 एक्टिवेशन कैन कॉज हाइपरटेंशन, ये क्या करा सकता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को कहाँ पे एक्टिवेट करें, शाबाश, किडनी में, तो ये जनाब किडनी से रिलीज करेगी रेनिन। ये नाम सुना है कि नहीं, इंक्रीज रिलीज ऑफ व्हाट, इस का मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि जब रेनिन ज्यादा होगा तो बीपी भी ज्यादा होगा, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगी, और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है, 2 में, और वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा और वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा, और जितना सोडियम वाटर बढ़ेगा तो बीपी ज्यादा। ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग क्लास में। लेकिन
किडनी जब भी क्या चीज रिलीज करेगी, रेनिन। सो रेनिन इज ऑलवेज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कैसे, वो आप लोगों को आगे में थ्योरी में पढ़ाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक सवाल हमें जहन में समझ में आया, चाहे हम बीटा 1 रिसेप्टर को हार्ट में एक्टिवेट करें या किडनी में, दोनों की वजह से इवेंचुअली बीपी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सो हाउ बीटा 1 इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय एक्टिवेटिंग इन द हार्ट बाय टेकिकार्डिया, इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, and how it increase BP by activating in the kidney, increase the release of renin। क्योंकि renin is a chemical which increase the blood pressure, it is hypertensive। इसका मतलब अगर एक बंदा है यार, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पाकिस्तान में ज्यादा है कि नहीं, तो अगर एक पेशेंट है उसकी बीपी बहुत ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, तो उसमें हम ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम उसकी बीपी क्या करें, कम करे। तो हम बीटा 1 को एक्टिवेट करेंगे कि ब्लॉक करेंगे। इसलिए जितने भी घरों में लोग होते हैं हाइपरटेंसिव लोग, उसके टैबलेट आप लोग जाकर चेक करें तो नीचे उनमें से जरूर होगा बीटा ब्लॉकर्स। क्या होंगे? बीटा ब्लॉकर्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जिससे हम हार्ट रेट को भी कम करेंगे, जिससे हम किडनी में किस चीज की रिलीज को कम करेंगे, रेनिन, और इससे ओवरऑल बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस बंदे की बीपी कम है, हाइपोटेंशन है, इसका बीपी बहुत कम है, 120/80 से कम है, तो उसमें से ड्रग देंगे, इसमें हम किसको एक्टिवेट करें, बीटा। तो बीटा 1 एक्टिवेशन फॉर हाइपोटेंशन एंड बीटा ब्लॉकर फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, आखिर लेके लास्ट वन, बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स लेके कि बीटा 2 रिसेप्टर्स ये कहाँ पे होते हैं और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो लेके जनाब, बीटा 2 रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल्स। ये एमसीक्यूज के लिए इंपोर्टेंट है, शाबाश। बीटा 1, ठीक है। और ये जो बीटा 2, और जो बीटा 1 में इंपोर्टेंट आते हैं एग्जाम में, वो ये है कि एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 फ्रॉम द किडनी रिलीज डैश, आंसर इज रेनिन। वो रेनिन बढ़ाता है। ठीक है जी। अब आते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, आंसर इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में एक और भी था, अल्फा 1। कौन सा? अल्फा 1। अगर आप ऐसा ड्रग दे जिससे हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करते तो वो वेसल को क्या करता, वेरी गुड, वेसो कंस्ट्रक्शन करता। लेकिन अगर आप ऐसा ड्रग दे जिससे हम वेसल में किसको जनाब एक्टिवेट करें, तो वो वेजो डायलेशन करता है। क्लियर है? तो बीटा 2 एक्टिवेशन इन द वेसल कैन कॉज वेजो डायलेशन। ये वेजो डायलेशन करता है। ये एमसीक्यूज है। इसका मतलब ये है कि ये सारे इफेक्ट तब आएंगे जब हम बीटा 2 को क्या करें, एक्टिवेट। नेक्स्ट लिखे, बीटा 2 प्रेजेंट इन द ब्रोंकस। ये कहाँ पे होता है, ब्रोंकस। सल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल, ये सुन याद है कि नहीं, आस्थमा पेशेंट में जो हम पफ करते हैं सल्ब्यूटामोल, अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को कहाँ पे एक्टिवेट करें, ब्रोंकस, तो ब्रोंको डायलेशन करता है। क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन। इट कैन डायलेट द ब्रोंकस, so that is called bronchodilation। ठीक है। और नेक्स्ट लिखे, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन दी, हाँ जी, बीटा 2 प्रेजेंट इन दी बेबी होम। ये कहाँ पे होता है, बेबी होम, यूट्रस में होता है। कहाँ पे होता है, यूट्रस। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर 9 मंथ्स फीटस बनता है, उसको क्या कहते हैं, यूटरस। तो यूट्रस इज व्हाट, आंसर इज बेबी होम। ये बेबी होम होता है। ठीक है। तो बेबी होम से मुराद गायनाकोलॉजी में क्या है, यूट्रस है। Uterus is a part of female reproductive system where fetus is going to form in pregnancy। अब देखें, यूट्रस में अगर हम किसको एक्टिवेट करें, बीटा 2, इट विल डिक्रीज, ये इंपोर्टेंट है, डिक्रीज यूटराइन टोन्स। ये किसको कम करता है, यूटराइन टोन्स। टोन से मुराद क्या है, कंट्रैक्शन है। क्या है, कंट्रैक्शन। तो इसका मतलब कि बीटा 2 को यूट्रस में एक्टिवेशन से यूटराइन रिलैक्सेशन होगा। क्या होगा, यूटराइन रिलैक्सेशन। टोन्स का मतलब क्या है, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का कम होने का मतलब यूट्रस को क्या करना है, रिलैक्स करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा ड्रग, ये हम पढ़ेंगे आगे, ऐसा ड्रग जो बीटा 2 पे काम करे लेकिन फीमेल के अंदर हम दे, और वो किस पे काम करे, यूट्रस। तो बीटा 2 एक्टिवेशन ऑफ द यूट्रस के अंदर यूट्राइन कंट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम। तो जब कंट्रैक्शन कम होगी तो यूट्रस बिकम व्हाट, आंसर इज रिलैक्स। तो इसलिए याद रखे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बीटा 2, यू पीपल शुड नो 3 B's। B's फॉर ब्लड वेसल, B फॉर ब्रोंकस एंड B फॉर बेबी होम। क्लियर है कि नहीं? जिस तरह अल्फा 2 में 3 P's थे, P पैंक्रियास, प्लेटलेट्स एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसी तरह बीटा 2 में 3 B's होते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ब्लड वेसल, ब्रोंकस एंड बेबी होम, दैट इज यूट्रस। अब आप लोग कहोगे सर इसका एक क्लिनिकल पॉइंट बताए, फिर यहाँ पे वाइंड अप करके यहाँ से इसके कल से हम ड्रग्स पढ़ेंगे। 1-2 दिन में एएनएस इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ठीक है। अब देखें मेन पॉइंट्स क्या है। अगर एक फीमेल है
प्रेगनेंसी नॉर्मली कितने मंथ की होती है? 9 मंथ्स। ये तो नॉर्मली एवरीबॉडी शुड नो एट दिस स्टेज। पहले 3 मंथ्स को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स को कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है जी। अब देखें ये 2-3 बातें करने लगो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड है। अब क्वेश्चन ये है, अगर एक फीमेल है उसकी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितने? 9 मंथ्स, और वो जनाब कंप्लेंट के साथ आई है, वो ये कह रहे कि उसको यूट्रस की कंट्रैक्शन फील हो नहीं हो रही है, मतलब उसको जनाब यहाँ पे पेन फील हो नहीं हो रही है। 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में फीमेल को लोअर एब्डोमेन में पेन फील होना, दैट इज अ गुड साइन या बैड साइन? दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज यूट्रस इज गोइंग टू कंट्रैक्ट। क्लियर है? एंड दैट कंट्रैक्शन कैन प्रोमोट लेबर, इससे क्या होगी? लेबर होगी। अगर फीटस की प्रेजेंटिंग पार्ट विजाइना की तरफ हेड है, क्या है? हेड है, इसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब याद रखें, अगर एक फीमेल है उसकी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि उसको कंट्रैक्शन फील हो नहीं हो रही, तो सबसे पहले आप उसकी एक अल्ट्रासाउंड करें। क्या करें? अल्ट्रासाउंड या विजाइनल एग्जामिनेशन करती है गायनेकोलॉजिस्ट, और वो देखती है, पर रेक्टल विजाइना देखती है कि फीटस की प्रेजेंटिंग पार्ट सर्विक्स के साथ हेड है कि नहीं। अगर हेड है तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? ये नॉर्मल है। तो हम ऊपर से एक ड्रग देते हैं जिससे हम यूट्रस को क्या करें? कंट्रैक्ट करें और बच्चे की डिलीवरी हो जाए। उस ड्रग का नाम ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन नहीं है और आप उसको कंट्रैक्ट करना चाहते हैं, इंड्यूस द लेबर, द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑक्सीटोसिन। एक फीमेल आती है, वो कहती है जनाब फॉर एग्जाम्पल, फीमेल फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन केस होता है कि एक फीमेल आती है, न्यूली मैरिड फीमेल आती है, एंड शी कंप्लेंट कि इसकी मेंसेस अपनी टाइम पे नहीं आई है। क्लियर है कि नहीं? और वो ये कहती है कि जनाब उसको नोजिया और क्या हो रहा है? वोमिटिंग। तो हम उसके यूरिन के अंदर बीटा HCG चेक करते हैं। क्या करते हैं? बीटा HCG। अगर बीटा HCG क्या है? पॉजिटिव है, ये हार्मोन है, तो इसका मतलब यह है कि माँ और बच्चे की टिश्यूज जो होते हैं उसके दरमियान प्लेसेंटल टिश्यूज आई है, इसका मतलब शी इज प्रेग्नेंट। वो क्या है? प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी